क्राई दुनिया के सबसे मजबूत क्लेन द ग्रीविंग सोल का लीडर है और उसकी विजडम और पावर के लिए उसका बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन असलियत में वो एक टोटल वीकलिंग है और बस किसी तरह अपने काम से छुट्टी लेना चाहता है। हम देखते हैं कि क्राई एक ट्रेजर हंटर क्लेन मीटिंग में लाइन में खड़ा है और ऐसा लगता है कि उसका बिल्कुल मन नहीं है यहाँ रहने का, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। इस दुनिया में ट्रेजर हंटर्स बेसिकली सेलिब्रिटीज होते हैं क्योंकि वो ट्रेजर वॉल्ट्स को दुनिया भर में एक्सप्लोर करते हैं और फैंटम्स के अगेंस्ट अपनी जान दांव पर लगाते हैं बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस के। यह एक डेंजरस काम है, लेकिन फेम और दौलत के वादे लोगों को हर साल ट्रेजर हंटर बनने पर मजबूर करते हैं। इस काम के लिए लोग अक्सर एक क्लेन ज्वाइन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप्स, जो राजधानी में एक मशहूर और बेस्ट क्लेन माना जाता है। इसमें अलग अलग पार्टीज का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। इतने सारे लोग यहाँ ज्वाइन करने आए हैं क्योंकि अगर तुम्हारा नाम जिन्बू नहीं है तो सोलो हंटर के तौर पर तुम एक लिमिट तक ही जा सकते हो। क्राई चुपचाप और बिना अटेंशन अट्रैक्ट करे ये सब खत्म करना चाहता था, लेकिन अचानक उसके पीछे वाली लड़की उससे बात करना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या वो भी एक पार्टी ज्वाइन करने आया है। क्राई पुराने तरीके का इस्तेमाल करता है उस लड़की को इग्नोर करने का ताकि वो चली जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझे, लड़की उसके आगे आकर अपना परिचय देने लगती है। उस लड़की का नाम रूडा है और वो एक लेवल 3 हंटर है। वो अपना हाथ बढ़ाती है क्राई से मिलने के लिए, लेकिन क्राई हाथ मिलाने से मना कर देता है। हाँ, अपना नाम जरूर बताता है। रूडा डिसअपॉइंटेड होती है कि क्राई ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन वो इससे जल्दी ही भूल जाती है और अपने बारे में और बताने लगती है। अब तक वो सोलो हंटिंग कर रही थी, लेकिन एक वॉल्ट जो व्हाइट वॉल्फ डैन कहलाता है उसको अकेला संभाल नहीं पाई, इसलिए अब वो एक पार्टी ज्वाइन करना चाहती है। तभी उनके आगे खड़ा आदमी मुड़कर रूडा से कहता है कि उसे लेवल 3 होने पर इतने डेंजरस वॉल्ट्स हैंडल नहीं करने चाहिए। वो हंसकर उसे एक इनएक्सपीरियंस एमेच्योर बुलाता है, क्योंकि चाहे वो लेवल 3 पर हो, लेकिन अभी भी वो बाकी प्रोफेशनल हंटर्स के सामने एक बिगिनर ही है। जब बात और ज्यादा गर्म होने लगती है, रूडा गुस्से में आ जाती है और क्राई चाहता है कि काश उसने घर पर ही रहना चुना होता ताकि यह सब देखना ना पड़ता। रूडा अपने नाइफ्स निकालने ही वाली थी उस आदमी पर अटैक करने के लिए, लेकिन इससे पहले एक गार्ड आता है और उसे याद दिलाता है कि यह लंदन की गलियां नहीं है। अगर उसने ये तमाशा बंद नहीं किया तो उसे क्लेन मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। रूडा अपना गुस्सा संभालती है और नाइफ्स वापस रखकर अपनी गलती मांग लेती है, जबकि क्राई वहां खड़े खड़े प्रिटेंड करता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर बाद क्राई क्लेन मीटिंग के अंदर पहुंच जाता है और रूडा अब भी उसके साथ है, क्योंकि यह जगह में उसका एक ही जाना पहचाना इंसान है। रूडा सब पावरफुल हंटर्स को देखकर हैरान होती है और थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस करती है, क्योंकि उसने कभी ऐसे जगह नहीं देखा था। वो क्राई से पूछती है क्या वो पहले यहाँ आया है, तो क्राई कहता है कि यह उसका 5वां टाइम है। रूडा सोचती है कि क्राई तो शायद एक बेकार हंटर है अगर उसे बार बार रिक्रूटमेंट मीटिंग में आना पड़ रहा है। हंटर्स के बीच टैलेंट सब कुछ होता है, तो एक रैंडम आदमी भी अपना नाम कमा सकता है और रैंक्स चढ़ सकता है। रूडा एक पार्टी को देखकर जो दूसरी साइड फ्लैशी कपड़ों में है, क्राई से पूछती है उसके बारे में। क्राई बताता है कि वह पार्टी आर्क ब्रेव कहलाती है और आज जो पार्टीज रिक्रूटमेंट के लिए आई हैं, उनमें सबसे स्ट्रांग है। उन्होंने सिर्फ 6 मेंबर्स के साथ एक लेवल 7 वॉल्ट कंप्लीट किया था, इसलिए उनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है। अगर तुम्हें उनके लीडर आर्क रोडिन ने स्काउट कर लिया तो तुम्हारा हंटर करियर सफल होने की गारंटी है। रूडा और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और एक कोने में पड़ा खाली डेस्क देखकर क्राई से पूछती है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले जो आदमी पहले लड़ रहा था वो वापस आ जाता है और कहता है कि वह सब कुछ समझा देगा। रूडा को उस आदमी से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी समझाने लगता है और बताता है कि वो डेस्क ग्रेस का है, जो इस क्लेन के फाउंडर्स हैं। उन्होंने कुछ साल पहले राजधानी में अपना नाम बनाया था और द ग्रीविंग सोल के नाम से मशहूर हुए थे, लेकिन बाकी लोग यह नहीं जानते कि यह लेजेंडरी पार्टी में क्राई के बचपन के दोस्त हैं और उनका जुनून सबको पागल बना देता है। कुछ अफवाहें थी कि द ग्रीविंग सोल पार्टी आज रिक्रूटमेंट करने वाली थी, लेकिन उनका स्पॉट खाली है, इसलिए क्राई सोचता है कि यह अफवाहें झूठी थी। तभी एक लड़का जो द ग्रीविंग सोल्स पार्टी में अप्लाई करने आया था नोटिस करता है कि वह लोग अभी तक नहीं आए, तो वो गुस्से में आ जाता है। उसका विश्वास है कि एक दिन वो दुनिया का सबसे मजबूत हंटर बनेगा और इसलिए उसके लिए सिर्फ द ग्रीविंग सोल ही एक ऐसी पार्टी है जो उसके लायक है। क्राई उस लड़के को मजेदार पाता है, लेकिन रूडा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उस लड़के का लेवल रूडा से ज्यादा है। तभी एक लड़की जिसका नाम टीनो है आती है और तैयार होती है उस लाल बाल वाले लड़के को मारने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ उसका हक बनता है द ग्रीविंग सोल्स पार्टी को ज्वाइन करने का। टीनो का पार्टनर उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह सब तमाशा करने लायक नहीं है, चाहे वो लाल बाल वाला लड़का कितना भी एनॉय कर रहा हो। एक सेकंड के लिए लगता है कि सब शांत हो गया है, लेकिन फिर क्राई अपने फर्स्ट क्लास इंस्टिगेशन के साथ सब बिगाड़ देता है और अचानक पूरी रूम उस फाइट को सपोर्ट करने लगती है। सभी के हाथ खुल गए, अब तो टीनो और वह लड़का लड़ने के लिए तैयार हैं। क्राई को समझ आ जाता है कि यहाँ हाल बिगड़ने वाला है, इसलिए वो रूडा से कहता है कि बाहर चलती है। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली होती है, टीनो का इरादा होता है उस लड़के को मार देने का, क्योंकि वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स का घमंड कर रहा था। वो सोच रही थी कि मारने के बाद वो सॉल को बुला लेगी जो मर्डर चार्जेस हैंडल कर लेगा, लेकिन उसका प्लान तब बदल जाता है जब उसे एक फैमिली प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे ही वो क्राई को देखती है, वो अपनी फाइट को भूल जाती है और सीधा क्राई की तरफ भागती है। क्राई इस सडन अटैक से घबरा जाता है और पीछे गिर जाता है।
तीनों घबराहट में उसे मास्टर कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने देखा कि उसने कैसे अपना गुस्सा खोया था वहां। तभी आग भी वहां आता है और क्राई को ग्रीट करता है क्योंकि वो उसके आने का इंतजार कर रहा था। क्लेन मीटिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती थी जब तक क्राई वहां नहीं आता, क्योंकि वो दोनों क्लेन मास्टर और द ग्रीविंग सोल्स के लीडर है। जो लोग अब तक क्राई को नहीं पहचानते थे वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि क्राई यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। लेकिन इतनी अटेंशन से क्राई को उलझन होती है और अब तो बस घर जाना चाहता है। कुछ सालों पहले जब क्राई और उसके बचपन के दोस्त राजधानी में पहली बार आए थे तो वो बिगिनर वॉल्स को रिकॉर्ड टाइम में क्लियर कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्राई को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है। एक मॉन्स्टर ने उसे मारने वाला था, लेकिन उसके टीममेट्स ने सोचा कि उसने जानबूझकर अपनी गार्ड नीचे की थी ताकि वो बैट बन सके, और वो इसे मानते गए। लेकिन असल में तो वो मॉन्स्टर से मार खाने वाला था। सबका एक सपना था एक्सेप्शनल हंटर्स बनने का, लेकिन बाकी 5 दोस्तों के मुकाबले क्राई एकदम ऑर्डिनरी था। उसे पता था कि एक दिन वह पार्टी के लिए एक बोझ बन जाएगा, और वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसे उसकी कमजोरी के लिए नफरत करें। इसलिए उसने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब उसने पार्टी छोड़ने की कोशिश की तो उल्टी ही बात हो गई और उसे पार्टी का लीडर बना दिया गया। ये कैसे उसकी कट पोजीशन बनी जहां वह अपने ट्रूली टैलेंटेड बचपन के दोस्तों का लीडर है, लेकिन सच में तो क्राई सिर्फ रिटायर होना चाहता है। रुडा और ग्रेग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह पूरा समय क्लेन मास्टर से बात कर रहे थे। और जब क्राई अपनी चेयर में बैठे होते हैं तो आक आता है और पूछता है कि क्या क्राई लेट आया था ताकि वह आम लोगों की तरह क्राउड को ऑब्जर्व कर सके। क्राई इसे मना करता है और कहता है कि वह बस ज्यादा सो गया था, लेकिन आक उसकी बात नहीं सुनता और पक्का मान लेता है कि क्राई ने जानबूझकर लेट एंट्री की थी। क्राई जितनी बार भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लोग उसे गलत समझ लेते हैं और यह गलत समझते हैं कि वह वैसा है जैसे लोग सोच रहे हैं। टी को पसंद नहीं कि आक क्राई के इतने करीब है, इसलिए वो चाहती है कि आक को प्लेन से निकाल दिया जाए, लेकिन क्राई ऐसा नहीं करेगा। टीनो एक लेवल 4 हंटर है जो क्राई के बचपन की दोस्त लिच का अप्रेंटिस भी है, इसलिए वो उसके आसपास ही घूमती रहती है। आक क्राई से पूछता है कि क्या उसके पास रिक्रूटमेंट के लिए कोई अच्छे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सच तो यह है कि अभी पार्टी में नए मेंबर्स की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि क्योंकि आक लगभग कभी नए लोगों को रिक्रूट नहीं करता, क्राई इस मौके का फायदा उठाता है और पूछता है कि क्या आक सच में उसकी रिकमेंडेशंस को सीरियसली लेगा। आक कहता है कि वो किसी को भी एक्सेप्ट करेगा जो क्राई चुने, और यह बात सबको सरप्राइज कर देती है। वाइस कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आक उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि जो भी क्राई चुनेगा वो वर्दी होगा उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। तीनों शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आक उसे रेकमेंड करने की सोच रहा है, लेकिन वो आक को पसंद नहीं करती तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड है कि उसे एक्सेप्ट करे या नहीं। अचानक वो लड़का जो पहले से तमाशा कर रहा था, जिसका नाम गिलबर्ट है, सामने आता है और तैयार है अगर जरूरत पड़े तो भीख मांगने के लिए भी, ताकि क्राई उसे एक्सेप्ट कर ले। क्राई सोचता है कि क्या गिलबर्ट अच्छा चॉइस होगा या नहीं, लेकिन फिर जल्दी से गिव अप कर देता है क्योंकि वो कैरेक्टर जज करने में बहुत खराब है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे पता चले कि कोई इंसान फ्यूचर में स्ट्रांग बनेगा या नहीं, इसलिए वो ये फैसला किस्मत पर छोड़ देता है। क्राई गिलबर्ट को कहता है कि वो उसे रेकमेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। एक हंटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह हमेशा जीते। अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो उसके पार्टी मेंबर्स को खतरा हो सकता है। इसलिए क्राई चाहता है कि वो ये प्रूव करे कि उसमें हमेशा जीतने की एबिलिटी है। और जब से क्राई ने अपना हंटर का करियर शुरू किया है उसने कभी नहीं हारा, हालांकि यह इसलिए क्योंकि वो कभी किसी रियल फाइट में नहीं गया। क्राई अपना एक रिंग आर्टिफैक्ट निकालता है और सब हंटर्स को अनाउंस करता है कि जो भी पहले ये रिंग आग के पास लाके देगा उसे उसकी पार्टी में एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद वह रिंग को भीड़ में फेंक देता है और काउस को अनफोल्ड करते देखने लगता है। सबसे पहले जो रिंग उठाता है वह गिलबर्ट होता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि 1 सेकंड बाद ही टीनो उसके ऊपर अटैक करके उसका मुंह इतना जोर से मार देती है कि वह रूम के दूसरे कोने में गिर जाता है। गिलबर्ट को अब डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन अभी किसी का ध्यान उस पर नहीं है क्योंकि रिंग अब फ्लोर पर रोल कर रही है। शुरुआत में सब हेसिटेंट होते हैं, लेकिन जल्दी ही सब उस पर लड़ने लगते हैं। इस पॉइंट पर क्राई डिसाइड करता है कि अब उसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जब वो जा रहा होता है तो बार तोड़ फोड़ हो रहा होता है, लेकिन क्राई कहता है कि यह उसका प्रॉब्लम नहीं है और वो घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन यह उसका प्रॉब्लम बन जाता है जब बार फाइट फ्रंट पेज न्यूज बन जाती है। पता चलता है कि पूरी जगह फाइट की वजह से तबाह हो गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। दिन के अंत में एवा क्राई को बताती है कि एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन उसे प्राइवेट मीटिंग करना चाहती है, और क्राई को ऑलरेडी पता होता है कि इसका मतलब है कि वो उस पर चिल्लाएंगे। वो पूछता है कि आक ने यह न्यूज कैसे ली, तो एवा बताती है कि आक ने इसे काफी अच्छे से लिया और इस पर हंस दिया। क्योंकि आक नाराज नहीं है, क्राई सोचता है कि अब वो इस अच्छी मूड का फायदा उठाए और उससे बार के रिबिल्ड का बिल भेज दे, साथ ही उससे रिक्वेस्ट करे कि वो एसोसिएशन के मीटिंग को भी हैंडल करे। लेकिन एवा बताती है कि यह मीटिंग खास उसके लिए है, तो कोई तरीका नहीं है कि वो इससे बच सके, चाहे वो कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करे। गार, जो एसोसिएशन का मैनेजर है, उसे ढूंढने में एक्सपर्ट है, इसलिए क्राई फाइनली मान जाता है कि उसे जाना पड़ेगा। लेकिन वो अपना सीक्रेट वेपन यूज करेगा ताकि सब जल्दी से खत्म हो सके, और यह सीक्रेट वेपन है
गिरा गिरा के माफी मांगना। क्राई आर्ग्यू करता है कि सिर्फ बार को डैमेज हुआ था और क्योंकि कोई चोट नहीं लगी और बार के ओनर को कॉम्पेंसेट कर दिया गया है, इसलिए अब और कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। गार अभी तक उस पर चिल्लाने का मौका भी नहीं ले पाया था, लेकिन क्राई को माफी मांगते देखकर उसने फिलहाल उसे जाने दिया। लेकिन चाहे कोई ऑफिशियल कंप्लेंट्स ना हो, उसको अपने एक्शंस का रिस्पांसिबिलिटी लेना पड़ेगा और इसी वजह से गार उसे एक क्वेस्ट असाइन करता है और क्राई के पास इसे मना करने का कोई हक नहीं है। एसोसिएशन के पास कई तरह के क्वेस्ट होते हैं जो हंटर्स के लिए आते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती हैं कि कुछ क्वेस्ट तो इतनी डिफिकल्ट या फिर कम पेइंग होती हैं कि कोई उन्हें करना नहीं चाहता। ऐसे क्वेस्ट को हंटर्स चोज कहते हैं और क्राई बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे ऐसी कोई चोर मिली हो। तो वो ड्रामा करता है और कहता है कि वह इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझ सकता। लेकिन गार उसे इस बार काम छोड़ने नहीं दे रहा, इसलिए क्राई को मजबूरन एक क्वेस्ट चुननी पड़ती है। क्राई क्वेस्ट बुक खोलता है और सबसे आसान क्वेस्ट ढूंढने लगता है। सभी अवेलेबल क्वेस्ट्स में सबसे लोएस्ट लेवल 3 है, तो वो वही चूज करता है। उसका प्लान था कि यह काम आग पर डाल दे, लेकिन जब वो उसे ढूंढने जाता है तो टीनो उसे बताती है कि आग अभी कुछ नोबल्स के साथ मीटिंग में बिजी है। आग काफी देर तक वापस नहीं आने वाला और कोई और भी यहाँ नहीं है, इसलिए अब क्राई के पास अपना काम छोड़ने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। तभी उसकी नजर टीनो की उंगली पर पड़ती है, जिसमें वो क्राई की रिंग पहनी हुई है। मतलब उसने कल का छोटा सा गेम जीत लिया था। लेकिन अभी वो बात छोड़ो, क्राई उससे पूछता है कि क्या वो अभी फ्री है। टीनो एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि क्राई उसे डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए क्राई उसे कहता है कि उसके लिए एक क्वेस्ट है। ये सुनते ही टीनो तुरंत भाग जाती है, लेकिन चाहे वो कितनी भी फास्ट हो, क्राई के पास अपने तरीके हैं उसे पकड़ने के। क्राई अपने चेन डॉग सिल्वर को बुलाता है और उसे टीनो को पकड़ने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में क्राई टीनो को एक चेयर में बांध लेता है ताकि वो उसके साथ क्वेस्ट डिस्कस कर सके। टीनो को धोखा महसूस होता है क्योंकि वो सिर्फ क्राई के साथ डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन अब वो उसे जबरदस्ती इस घटिया क्वेस्ट पर भेजने की तैयारी कर रहा है। क्राई पूछता है कि क्या प्रॉब्लम यह है कि टीनो ये क्वेस्ट अकेली नहीं करना चाहती। टीनो जवाब देती है कि अगर क्राई उसके साथ आए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब होगा कि क्राई को एक्चुअल काम करना पड़ेगा जो उसके बस का नहीं है। इसलिए क्राई डिसाइड करता है कि वो टीनो को कल मिले हुए हंटर्स के साथ यह मिशन पर भेज देगा। 6 साल पहले जब क्रे की पार्टी पहली बार कैपिटल पहुंची थी, वे एसोसिएशन में आधिकारिक तौर पर हंटर्स के रूप में रजिस्टर करवाने ही वाले थे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, क्रे डरने लगा। ल्यूक ने उससे कहा कि इतना टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि वही तो था जिसने आइडिया दिया था कि हमें कैपिटल में सबसे बेस्ट बनना चाहिए। क्रे को अपने दोस्त की ताकत का टेंशन नहीं था, बल्कि इसलिए परेशान था क्योंकि उसे लगता था कि वो बस उन्हें नीचे खींच रहा होगा। ल्यूक ने क्रे की बकवास बंद करने को कहा और एसोसिएशन के दरवाजे खुद ही खोल दिए। फिर ल्यूक ने डिक्लेयर कर दिया कि वह दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। उसके बाद लिज आई और अनाउंस किया कि वह दुनिया की सबसे पावरफुल थीफ है। अब इतने ग्रैंड एंट्रेंस के बाद पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। क्रे रिसेप्शन डेस्क तक गया अपनी पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए, लेकिन उसके मन में यह चल रहा था कि वह अपने दोस्तों को ऐसा लीडर चुनने का रिग्रेट करवा के रहेगा। जब उससे अपनी पार्टी का नाम चुनने को कहा गया, उसने बिना किसी रीजन के एक एडजी नाम सोचा और पार्टी का नाम रखा, ग्रीविंग सोल। पार्टी के दूसरे लोगों को यह नाम डार्क और ग्लूमी लगा, लेकिन जब क्रे ने अपने खराब नाम रखने का बहाना बनाया लीडर बनने से बचने के लिए, तो सबने अपनी राय बदल दी और कहने लगे कि उन्हें यह नाम बहुत पसंद आया। आज के वक्त में क्रे ने सबको बुलाया जिन्हें वो अपना काम ट्रांसफर करना चाहता था। ग्रेग को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि क्रे सच में ग्रीवर गिल्ड का मास्टर है। कितना भी अजीब लगे, क्रे ने अपनी पोजीशन कंफर्म की, जिसका मतलब था कि वह वही इनफेमस 1000 ट्रिग्स है जिसके बारे में सबने एसोसिएशन में सुना है। जब एक हंटर एक सर्टेन लेवल के अचीवमेंट और प्रेस्टीज तक पहुंचता है तो उन्हें स्पेशल नाम दिए जाते हैं और वे सेलिब्रिटी बन जाते हैं। क्रे का दूसरा नाम 1000 ट्रिग्स बन गया था, लेकिन गिलबर्ट को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि क्रे सच बोल रहा है, क्योंकि 1000 ट्रिग्स को तो कैपिटल का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है और क्रे को देखकर लगता है कि वो तो कभी ट्रेनिंग भी नहीं करता। तीनों तुरंत क्रे का डिफेंस करने लगी, कहने लगी कि गिलबर्ट ही इतना कमजोर है जो क्रे की ताकत समझ नहीं पा रहा। हालांकि क्रे को खुद यह नहीं पता था कि वो किस ताकत की बात कर रही हैं, क्योंकि उसे बस अपने दोस्तों के अनड्यू प्रेस के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है। बाकी सब एक तरफ, क्रे ने गिलबर्ट और दूसरों से पूछा कि क्या वे जॉब एक्सेप्ट करना चाहेंगे, लेकिन गिलबर्ट ने क्रे का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह अब तक नहीं मानता था कि क्रे कैपिटल का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। ग्रेग ने गिलबर्ट को चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि कौन जाने क्या होगा अगर कैपिटल का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान गुस्सा हो गया। लेकिन गिलबर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने ग्रेग की नाक में अपनी उंगली घुसा दी। गिलबर्ट के ऐसे बिहेव करने पर क्रे ने उसे समझाने का आइडिया छोड़ दिया और ग्रेग की तरफ मुड़ गया। ग्रेग खुशी से क्रे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, अब बस रुडा बची थी। क्योंकि क्वेस्ट वुल्फ डैन में होने वाला था, क्रे को लगा ये रुडा के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो वैसे भी उसे क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। रुडा अपने टीममेट्स को लेकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि वो इसमें साथ देगी। क्रे को यह सुनकर अच्छा लगा, तो उसने तीनों से कहा कि अगर उसे और मदद चाहिए तो वो किसी और को भी क्लैन से ले सकती है।
तिनो ने क्रे से प्लीड किया कि वह भी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन क्रे ने सीधा मना कर दिया। अब जब तिनो की पार्टी का काम हो गया था, क्रे मुड़कर चलने लगा। लेकिन गिलबर्ट को यह पसंद नहीं आया कि क्रे उसे इग्नोर कर रहा था, तो उसने क्रे को ड्यूल के लिए चैलेंज किया और कहा कि अगर वह हारा तो वो टीम ज्वाइन कर लेगा। क्रे को लोगों का चैलेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने एक सिंपल सॉल्यूशन सोचा और ड्यूल के लिए हाँ कर दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि तिनो उसकी जगह लड़ेगी। तिनो को इस अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह गिलबर्ट पर गुस्से में थी, उसके मास्टर का इंसल्ट और क्वेश्चन करने के लिए, और साथ ही वो क्रे को दिखाना चाहती थी कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है अपने सुपर्ब कैमरा एंगल्स के साथ। गिलबर्ट का कल तिनो ने मुंह तोड़ दिया था, लेकिन गिलबर्ट ने कहा कि वो बस ऑफ गार्ड था और अगली बार वो नहीं हारेगा। जैसे ही वो तिनो को हरा देगा, वो क्रे के पीछे आएगा। क्रे अब इरिटेट हो रहा था और उसका आज किसी भी वजह से लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन गिलबर्ट इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था, तो क्रे ने उसे इन्फॉर्म किया कि तिनो भी उसी की तरह लेवल 4 पर है। तिनो ने इस पर और ऐड करते हुए कहा, कोई चांस नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी से हार जाऊंगी, और अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए उसने अपने वेपन्स जमीन पर गिरा दिए। रुडा और ग्रेग थोड़ा टेंशन लेने लगे, क्योंकि चाहे तिनो स्ट्रांग थी, बिना वेपन्स के लड़ना उसके लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता था। नॉर्मल कंडीशंस में तिनो ये फाइट जीत जाती, क्योंकि दोनों का लेवल तो सेम था, लेकिन तिनो ने अपने सारे लेवल सोलो मिशंस पर गेन किए थे और उसके पास ह्यूमन से लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस था, तो वो बिना वेपन के भी जीत सकती थी। लेकिन गिलबर्ट के पास पेरोरल फ्लेम स्वॉर्ड थी, जो अगर सही तरीके से यूज की जाए तो स्केल्स को उसके फेवर में कर सकती थी, या फिर करती, अगर गिलबर्ट ने अपनी तलवार नहीं फेंक दी होती और बिना हथियार के लड़ने का फैसला नहीं किया होता। ये बिना किसी डाउट के एक डम मूव था, लेकिन गिलबर्ट अपने आप को कम नहीं समझना चाहता था, इसलिए उसने तिनो के साथ बराबर टर्म्स पर लड़ने का सोचा। अब तिनो को पक्का पता था कि वो जीत सकती है, तो उसने कहा, मैं गिलबर्ट को मारने के बाद क्रे के साथ आइसक्रीम लेने जाने वाली हूँ। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, तिनो तेज दौड़ती है और गिलबर्ट के चेहरे पर स्ट्राइक करती है। गिलबर्ट पहली स्ट्राइक से बच जाता है, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर एक जोर की किक लगती है जो उसे उड़ा देती है, बिल्कुल पिछली बार की तरह। ऐसा लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन गिलबर्ट को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर से उठता है और दोबारा लड़ने के लिए चार्ज करता है। वो कुछ खास नहीं कर पाता और तुरंत तिनो के होल्ड में पकड़ा जाता है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास लड़ने का जज्बा तो था। गिलबर्ट को फाइनली तिनो के होल्ड से निकलने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही वो निकलता है, एक जोर का चॉप उसके सिर के पीछे लगता है और वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। इस बार वो वापस नहीं उठने वाला। तिनो जीत का जश्न मनाने लगती है और क्रे को थैंक्स बोलती है कि उसने उसे इतना स्ट्रांग बनाया, हालांकि क्रे ने कभी उसकी ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं किया। ग्रेग और रुडा डिसबिलीफ में रह जाते हैं कि तिनो इतनी स्ट्रांग है, और गिलबर्ट अब तक ये रियलिटी फेस नहीं कर पा रहा कि कोई उससे ज्यादा पावरफुल है। जब से उसने तलवार उठाई थी, उसे लगता था कि वो एक दिन हंटर बनने के लिए डेस्टिन है। जब उसने ट्रेनिंग शुरू की थी, तो प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन के स्किल लेवल्स को इजीली सरपास कर दिया था। जब वो फाइनली इतना बड़ा हो गया कि हंटर के रूप में रजिस्टर हो सके, तो वो कैपिटल आया और एक छोटी सी पार्टी बनाई वॉल्स को क्लियर करने के लिए। अब तक उसने कभी हार नहीं देखी थी। तिनो को चाहे वो पसंद नहीं करती, लेकिन वो अप्रिशिएट करती है कि गिलबर्ट एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है, तो उसने उसे एनकरेज किया, अगर फाइट करते रहना है तो अपनी तलवार उठाओ। लेकिन गिलबर्ट अपने प्राइड की वजह से रिफ्यूज कर देता है और तिनो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि फूलिश प्राइड जैसे फीलिंग्स तुम्हें कभी कभी मरवा भी सकते हैं। गिलबर्ट चाहे मान ना चाहे, लेकिन तिनो बिल्कुल सही थी। अगर ये एक रियल फाइट होती तो वो अब तक कई बार मार दिया जाता। उसे फाइनली फेस करना पड़ता है कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो सोचता था। तभी क्रे उसे बुलाता है और गैस करता है कि गिलबर्ट ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी होगी स्ट्रेंथ के डिफरेंस की वजह से। गिलबर्ट शॉक्ड होता है, क्योंकि क्रे बिल्कुल सही कह रहा होता है। क्रे समझाता है कि उसकी पार्टी में भी एक ऐसा ही इश्यू आया था, हालांकि उसने कभी छोड़ा नहीं, चाहे वो चाहता भी हो। गिलबर्ट इस बात को गलत समझ लेता है और सोचता है कि क्रे अपने टीममेट से बहुत ज्यादा सुपीरियर है और ग्रीविंग सोल कैपिटल की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। इससे गिलबर्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मीनिंग बदल जाता है। क्रे तभी गिलबर्ट की तलवार को देखता है और उस पर हल्का सा टैप करता है, ये देखने के लिए कि वो क्या कर सकती है। फ्लेम्स तलवार से निकलने लगती हैं क्रे के कमांड पर। गिलबर्ट शॉक्ड होता है, क्योंकि जब से उसके पास ये तलवार है, उसने कभी इतनी बड़ी फ्लेम्स नहीं देखी थी, ना ही वो कभी फ्लेम्स को इतना कंट्रोल कर पाया था जितना क्रे ने किया। और क्रे ने तो तलवार को हैंडल से पकड़ा भी नहीं था। इस दुनिया में मोनोम मटेरियल एक कोर्स सब्सटेंस है, और हालांकि वो हर जगह होता है, वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। लेकिन ट्रेजर वॉल्ट्स के अंदर मोनोम मटेरियल कंडेंस हो जाता है अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में। इसके बारे में अब तक बहुत कुछ समझा नहीं गया है। व्हाइट वुल्फ्स डैन ऐसे ही खजाने के गुफाओं में से एक है, और कहा जाता है कि वहां खून में डूबे हुए वुल्फ फैंटम्स पैदा होते हैं। क्रे खुश था कि उसने दूसरों को भेजा और खुद को वहां नहीं जाना पड़ा। एवा उससे पूछती है, क्या तुम्हें लगता है इनएक्सपीरियंस हंटर्स को वुल्फ्स डैन भेजना सही डिसीजन था? लेकिन क्रे को लगता है सब ठीक होगा, क्योंकि यह डैन बस लेवल 3 का है और उन चारों के स्किल्स काफी अच्छे हैं। वैसे भी क्रे एवा का थैंक्स करना चाहता है गिलबर्ट के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब क्रे ने रैंडमली उसके पास्ट के बारे में गैस किया तो गिलबर्ट का रिएक्शन देखना बहुत फनी था।
एवा खुश थी कि वो मदद कर सकी, लेकिन उसने सुना था कि क्रे ने गिलबर्ट के रेलिक्स को एफर्टलेसली यूज किया और वो ये जानना चाहती थी कि उसने ये कैसे किया। क्रे समझाता है कि वो रेलिक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। गिलबर्ट, जो इनएक्सपीरियंस था, वो भी बिना ज्यादा ट्रेनिंग के यूज कर पा रहा था, तो क्रे को नहीं लगता कि उसने कुछ खास किया। फिर भी क्रे को रेलिक्स कलेक्ट करना सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए वो सीरियसली सोच रहा था कि गिलबर्ट से तलवार खरीद ले। लेकिन एवा तुरंत मना कर देती है, क्योंकि क्रे अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रेलिक्स कलेक्ट करने में उड़ा रहा है। क्रे के पास ऑलरेडी एक मैसिव कलेक्शन है, तो एवा समझ नहीं पाती कि उसे एक और रेलिक क्यों चाहिए। क्रे समझाता है, हर रेलिक यूनिक होता है अपने तरीके से। चाहे मेरे पास 20 से ज्यादा रेलिक रिंग्स हो, मैं हमेशा और ले सकता हूँ। एवा को समझ आता है कि क्रे से इस बात में बात नहीं बनेगी, लेकिन चाहे उसकी इनकम अच्छी हो, वो नहीं चाहती कि वो सब पैसा रेलिक्स पर उड़ा दे। ग्रीविंग सोल पार्टी के सारे प्रॉफिट्स मेंबर्स में इक्वली डिवाइड होते हैं। चाहे क्रे कुछ करे या ना करे, उसे मंथ के एंड में अच्छा खासा पेचेक मिलता है। क्रे अपने रेलिक कलेक्टिंग को छोड़ना नहीं चाहता, तो जब उसे एक रेलिक को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, वो इस बात को एक्सक्यूज बनाकर कन्वर्सेशन से निकल जाता है। वो एसोसिएशन के एक मेंबर के पास जाता है और थोड़ी मदद मांगता है अपने रेलिक को मैजिक से चार्ज करने के लिए। एसोसिएशन खुशी से हेल्प करती है, क्योंकि क्रे उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। जब क्रे का रेलिक चार्ज हो रहा होता है, एक बंदा उसे बताता है कि नॉर्थ रोड पर एक रोप फैंटम आया था और उसने एक कारवां को डिस्ट्रॉय कर दिया। 3 लेवल 3 हंटर्स कारवां को गार्ड कर रहे थे, तो फैंटम काफी स्ट्रांग होगा। अब थर्ड ऑर्डर नाइट्स एक एक्सटर्मिनेशन पार्टी के लिए लोग रिक्रूट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो फैंटम एक वुल्फ था और वो व्हाइट वुल्फ डैन के पास का एरिया था, तो वो वहां से ही आया होगा। हो सकता है वहां वुल्फ का मास स्पॉनिंग हो रहा हो। इसका मतलब वो जगह दुश्मनों से भरी हुई है, और जो भी वहां नीचे होगा उसके लिए सिचुएशन बुरी हो सकती है। क्रे अपनी चिंता को साइड करने की कोशिश करता है और सोचता है कि तीनों की पार्टी ठीक ही होगी। लेकिन फिर जो लोग उसके साथ बैठे होते हैं, वो बात करने लगते हैं कि व्हाइट वुल्फ डैन के मॉन्स्टर्स रिसेंटली काफी स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए एसोसिएशन सोच रही है कि उसका थ्रेट लेवल बढ़ाया जाए। दरअसल एक लेवल 5 लांसर्स पार्टी उस वॉल्ट में मिसिंग हो गई थी, तो कोई भी लेवल 5 से कम का बंदा वहां नहीं संभाल सकता। अब क्रे को भी टेंशन होने लगती है और वो अपना पहला क्वेस्ट चेक करता है जो उसे मिला था। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे लेवल 5 लांसर और उसकी पार्टी को रेस्क्यू करना था। उसे पहले क्वेस्ट की डिटेल्स पढ़नी चाहिए थी, तीनों और दूसरों को नीचे भेजने से पहले। लेकिन अब उन्हें वापस बुलाना भी लेट हो चुका है। जो लोग टेबल पर बैठे थे, वो क्रे के स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस करते हैं और पूछते हैं, क्या कुछ गलत है? तब क्रे उन्हें बताता है कि उसने तीनों को व्हाइट वुल्फ डैन में भेजा है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने तीनों को, जो सिर्फ लेवल 4 है, एक ऐसे वॉल्ट में भेजा जो एक लेवल 5 पार्टी तक हैंडल नहीं कर पाई। उन्हें लगता है क्रे ने ये जानबूझकर किया, तीनों की ट्रेनिंग का हिस्सा समझकर, क्योंकि कौन सा इररेस्पॉन्सिबल टीचर अपने स्टूडेंट को बिना रिसर्च के इतने डेडली मिशन पर भेजेगा। क्रे तुरंत उठता है और कहता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। जैसे ही वो हॉल्स में जाता है, उसे पैनिक अटैक होने लगता है। वो अपने आप को समझाता है, तीनों काफी स्किल्ड है, तो वो शायद इसे हैंडल कर लेगी, और गिलबर्ट भी स्ट्रेंथ में उसके बराबर है, जब तक वो अपनी फ्लेम स्वॉर्ड यूज कर रहा है। हालांकि क्रे को याद आता है कि उसने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त स्वॉर्ड की सारी पावर खत्म कर दी थी, तो अगर गिलबर्ट ने बाद में उसे रिचार्ज नहीं किया, तो अब वो स्वॉर्ड बेसिकली यूजलेस है। जब तीनों और बाकी लोग व्हाइट वुल्फ डैन के करीब पहुंचते हैं, तो वो एक खतरनाक ऑरा महसूस करते हैं, जबकि वो अभी तक डैन तक पहुंचे भी नहीं है। तीनों को ऐसी चीज का होने का अंदाजा था, क्योंकि क्रे ने ही उसे इस मिशन पर भेजा है, इसलिए उसने एक विल लिख दी थी, इन केस वो मर जाए। लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो नहीं मरेगी, क्योंकि ये सब क्रे ने परफेक्टली कैलकुलेट किया होगा। उसका मानना है कि क्रे ने जो लोग इस मिशन के लिए चुने, वो भी केयरफुली प्लान किया होगा। लेकिन ग्रेग को नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि क्रे ने उनसे कल ही तो मुलाकात की थी। गिलबर्ट भी एग्री करता है कि ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन क्रे के बारे में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शायद उसने सब पर रिसर्च कर ली होगी पहले ही, जब वो मिले भी नहीं थे। असल में जो पब में इंसिडेंट हुआ था, वो भी शायद उसका हिस्सा था। तो जबकि ये मिशन उनके लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, तीनों को पूरा विश्वास है कि क्रे उन्हें कभी ऐसे मिशन पर नहीं भेजेगा जिसमें उनका जिंदा बचना इम्पॉसिबल हो। पर अफसोस, यही क्रे ने किया है, और अब वो अपने डिसीजन से फ्रीक आउट कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाके उन्हें रेस्क्यू करेगा, तो वो अपने हिडन रूम में जाता है और जितने रेलिक्स उठा सकता है उठा लेता है। जैसे ही वो निकल रहा होता है, एवा उसे देख लेती है। उसे लगता है क्रे ने जानबूझकर तीनों को उस डेंजरस मिशन पर भेजा था, सिर्फ उसकी टेस्टिंग के लिए। और जबकि क्रे ने यह प्लान बनाया था कि तीनों को मरने का खतरा ना हो, वो अब भी थोड़ा परेशान होगा, इसलिए वो उन्हें चेक करने जा रहा है। एवा नोटिस करती है कि क्रे शोर स्लाइम रेलिक लेकर जा रहा है, जो टेक्निकली इंपीरियल लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन क्रे को पता नहीं है कि वो किस चीज का सामना करेगा, इसलिए वो पूरा तैयार रहना चाहता है। क्रे बैल्कनी पर जाता है और अपना विंगसूट रेलिक पहन लेता है, ताकि वो व्हाइट वुल्फ डैन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जैसे ही वो निकलता है, एवा होप करती है कि क्रे ठीक से वापस आ जाए, क्योंकि पिछला बंदा जिसने वो विंगसूट यूज किया था, वो हेड फर्स्ट एक दीवार से टकरा के मर गया था। एक लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद टीनो और टीम ने आखिरकार वुल्फ को हरा दिया।
ग्रेग ने भी राहत महसूस की कि उन्होंने उसे गिरा दिया, लेकिन टीनो अपनी टीम के प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं थी। बस एक ही वुल्फ था, फिर भी उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। नंबर्स एडवांटेज था उनके पास, फिर भी इतनी मुश्किल हुई। ग्रेग ने गिलबर्ट से पूछा कि उसने अपनी स्वॉर्ड फायर क्यों नहीं की, जो इस फाइट को बहुत आसान बना देता। तभी गिलबर्ट बताता है कि उसकी स्वॉर्ड आउट ऑफ माना है। ये स्ट्रेंज है, क्योंकि उसे लगा था कि कुछ दिन पहले ही उसने स्वॉर्ड को चार्ज किया था। तभी उसे समझ आता है कि क्रे के स्टंट ने शायद रेलिक को डिस्चार्ज कर दिया होगा, और यहाँ उसे चार्ज करना इम्पॉसिबल है। अब वो स्वॉर्ड बस एक नॉर्मल तलवार है। रूडा सुझाव देती है कि अब वापस चलें, क्योंकि यह मिशन पहले से ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है जितना उन्हें बताया गया था। ग्रेग को भी लगता है कि जिन लोगों को उन्हें रेस्क्यू करना था वो तो अब तक मर गए होंगे, तो अब मिशन कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन टीनो बोलती है कि वो प्लान को फॉलो करेंगी, चाहे जो हो जाए। ग्रेग आर्ग्यू करता है कि उनका जिंदा बचना किसी लाश को वापस लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन टीनो करेक्ट करती है, क्योंकि उसे पक्का पता है कि यह कोई कॉप्स रिट्रीवल मिशन नहीं है। उसे यकीन है कि रेस्क्यू टारगेट्स अभी भी जिंदा हैं वॉल्ट के अंदर, क्योंकि क्रे ने उसे इस मिशन पर भेजा है और क्रे कभी गलत नहीं होता। इनफैक्ट गिलबर्ट की स्वॉर्ड का माना ड्रेन होना भी इंटेंशनल था, क्योंकि क्रे नहीं चाहता कि वो रेलिक्स पर ज्यादा डिपेंड करें। दूसरे सब भी क्रे पर भरोसा करते हैं, तो सब टीनो को फॉलो करते हैं और मिशन को कंटिन्यू करते हैं। जब वो व्हाइट वुल्फ डैन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सब वुल्फ्स आर्मर और वेपन से फुल्ली इक्विप्ड हैं। इतने सारे वुल्फ्स को हराना अब बहुत मुश्किल होने वाला है। गिलबर्ट पहले वॉलंटियर करता है कुछ वुल्फ्स को मारने के लिए, लेकिन टीनो उसे इडियट बुलाती है, क्योंकि वो मर जाता जब तक वो पास पहुंचता। टीनो टीम की लीडर है और उसका फर्ज है कि टीम का हर मेंबर जिंदा वापस आए। इसलिए टीनो और रूडा, जो दोनों निम्बल हैं, वो वुल्फ्स की फायर को ड्रॉ करेंगी, जबकि ग्रेग और गिलबर्ट पीछे से अटैक करेंगे। रेंज वेपन्स तब तक खतरनाक नहीं रहेंगे जब वो पास पहुंचेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो, टीनो किसी को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ क्रे अभी भी वुल्फ डैन की तरफ उड़ रहा है और वो होप कर रहा है कि टीनो सोमाह सर्वाइव कर जाए, चाहे उसे बाकी सबको सैक्रिफाइस करना पड़े। शुक्र है टीनो वहां नहीं थी, वरना उसने क्रे को ये कहते सुन लिया होता। वो अपनी टीम के साथ मिलकर फाइट करती रही, टीम को जिंदा रखने के लिए। जो मॉन्स्टर वो अब तक मिले, टीम ने उन्हें हैंडल किया, लेकिन इजी नहीं था। मेन रीजन जो उन्होंने वुल्फ्स को हरा दिया वो ये था कि वुल्फ्स में टीम वर्क का बिल्कुल भी सेंस नहीं था। जैसे जैसे और वुल्फ्स आते हैं, ग्रेग और गिलबर्ट कॉन्फिडेंट है कि वो सबको कट कर देंगे। टीनो एक्नॉलेज करती है कि ये पहली बार है जब वो साथ काम कर रहे हैं, फिर भी ये मैकशिफ्ट टीम सरप्राइजिंगली अच्छा काम कर रही है। उसे गिलबर्ट का एटीट्यूड पसंद नहीं है, लेकिन वो स्वॉर्ड यूज करते वक्त बहुत स्ट्रांग फाइटर है। ग्रेग के पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो गिलबर्ट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करता है। रूडा कॉम्बैट में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती, लेकिन वो और टीनो दोनों थीफ क्लास के हैं, तो रूडा रिकॉन हैंडल करती है, जिससे टीनो कॉम्बैट पर फोकस कर सकती है। उसे लगता है कि टीम का स्ट्रक्चर भी शायद क्रे ने ही केयरफुली सोचा होगा, इसलिए वो क्रे को किसी भगवान की तरह प्रे करती है। गिलबर्ट, जो एक वुल्फ से लड़ रहा था, उसे अपने पिछले टीम मेंबर्स के साथ हुई बात याद आ जाती है। उसने उन्हें डांटा था क्योंकि वो उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। उसके टीममेट्स ने माफी मांगी और कहा कि वो उसके पेस के साथ नहीं चल पा रहे थे, इसलिए गिलबर्ट ने डिसाइड किया था कि वो टीम से अलग होकर अपना रास्ता खुद बनाएगा। डीप डाउन गिलबर्ट को पता था कि उसके पुराने टीममेट्स अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनके और उसके स्ट्रेंथ में जो गैप था वो बस बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो अब उनके साथ नहीं रह सकता था। उसके बाद उसने सिर्फ सोलो हंटिंग ही की, लेकिन अब उसे समझ आया है कि किसी के साथ मिलकर काम करना कितना अच्छा फील होता है। गिलबर्ट और ग्रेग ने लास्ट वुल्फ को गिरा दिया, तो टीम आगे बढ़ती है जब तक वो एक वाइड ओपन एरिया में नहीं पहुंचते। वो अभी अंदर ही जाने वाले होते हैं, तभी टीनो सबको रोकने को बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि रूम में कुछ और भी है। सब पूछते हैं क्या ये वो हंटर हो सकता है जिसे वो रेस्क्यू करने आए हैं, लेकिन टीनो को लगता है कि वॉल्ट बॉस आगे है। ग्रेग सोचता है बॉस से लड़ना बहुत बड़ा रिस्क होगा, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि फिलहाल वो सब भाग जाएं। लेकिन टीनो पॉइंट आउट करती है कि वो अब तक बिना किसी चोट के यहां तक आ गए हैं, तो एक वॉल्ट बॉस को हराना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो ग्रेग को कहती है कि थोड़ा और हिम्मत दिखाओ, क्योंकि हमेशा सेफ खेलना उसकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। ग्रेग मान लेता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ से इतनी कॉम्प्लेसेंसी डेवलप कर ली थी, क्योंकि लेवल 4 हंटर बनकर भी अच्छा पैसा कमा सकता था। उसे पहले कि उसे कुछ समझ आए, वो थोड़ी सी चैलेंज वाली सिचुएशन से भी दूर भागने लगा था। उसका ये काउडली बिहेवियर शायद इसलिए भी डेवलप हुआ, क्योंकि उसने अपने सब दोस्तों को फूलिश ब्रेवरी की वजह से मरते देखा था। कोई ग्रेग को ब्लेम नहीं करेगा अगर वो एक सेफ और इजी हंटर लाइफ जी रहा हो, लेकिन फैक्ट ये है कि उसने फर्स्ट स्टेप्स क्लैन ज्वाइन किया, ये प्रूफ है कि वो अभी ग्रो करना चाहता है। और क्रे ने भी शायद ये रियलाइज किया, इसलिए उसने ग्रेग को इस टीम में डाला होगा। ग्रेग को लगता है कि क्रे ने इतनी सोच के उसे टीम में नहीं डाला होगा, लेकिन फिर और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? क्रे ने रैंडमली तो उसे नहीं चुना होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसपास था। रूडा पूछती है कि क्या क्रे ने उसे चुनने का कोई खास रीजन था, लेकिन टीनो सिर्फ इतना ही कहती है कि रूडा के बिग मिल्कर्स हैं। थोड़ा मजाक में, इस बीच क्रे फॉरेस्ट में वुल्फ डैन के पास उड़ रहा होता है और वो होप कर रहा होता है कि टीनो और बाकी लोग वॉल्ट को देखते ही भाग जाएंगे जब उन्हें समझ आएगा कि ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा डेंजरस है।
लेकिन अब तक उसने उन्हें स्पॉट नहीं किया, इसलिए अब उसे वुल्फ डैन के अंदर जाना पड़ेगा। उसके विंगसूट पर कोई ब्रेक्स नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली टनल के थ्रू क्रैश करता है। तभी टीनो और बाकी लोग वॉल्ट बॉस तक पहुंचते हैं और बॉस उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बॉस पहली मूव करता है और टीम को क्रे के ऑर्डर पर स्प्लिट होना पड़ता है और वो सब रूने के आसपास भागने लगते हैं ताकि बॉस से बच सके। डायरेक्ट एंगेज किए बिना ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये बॉस इंसान लेवल का स्ट्रांग है। टीनो भी सोचने लगती है कि क्या वो लोग इसे हैंडल कर पाएंगे। तभी उसकी नजर वुल्फ के सिर पर एक वीक पॉइंट पर पड़ती है और वो अपने आप को याद दिलाती है कि क्रे कभी भी उसे ऐसे मिशन पे नहीं भेजेगा जो वो कंप्लीट नहीं कर सके, इसलिए वो गिव अप नहीं कर सकती। वो गिलबर्ट को चिल्लाती है और बोलती है कि वो वुल्फ के एक अटैक को ब्लॉक करे, बाकी वो हैंडल करेगी। गिलबर्ट एग्री करता है और जैसे ही वुल्फ उनके पास आता है वो उसे अपना ध्यान हटाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वुल्फ उस पर अटैक करता है, गिलबर्ट उसे अपनी तलवार से ब्लॉक करता है। जब ग्रेग सोचता है कि वुल्फ अब डिफेंसलेस है, वो रश करता है उसके पैरों पर अटैक करने, लेकिन अफसोस वुल्फ ने उसे एक बग की तरह दूर मार दिया। दूसरी तरफ बाकी लोग ठीक काम कर रहे हैं क्योंकि वो लोग ग्रेग से ज्यादा क्विक मूव कर पा रहे हैं। कुछ सेकंड्स बाद ग्रेग फिर से उठता है और फाइट ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में कट जाती है और वुल्फ उस पर एक डेडली ब्लो करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से रूडो उसे समय पर बचा लेती है और वुल्फ का एक्स ग्राउंड में अटक जाता है। टीनो एक्स पर दौड़कर वुल्फ के सिर के करीब पहुंच जाती है। वुल्फ उसे रोकने की कोशिश करता है उसके पैर पर क्लॉस मारकर, लेकिन टीनो दर्द को इग्नोर करती है और वुल्फ के गर्दन के पीछे सीधा स्टैब कर देती है। इसके साथ ही वुल्फ मॉन्स्टर फाइनली डिफीट हो जाता है। जब टीनो जमीन पर लौटती है, रूडो उसकी चोट को चेक करने आती है क्योंकि वो बुरी तरह से इंजर्ड थी। टीनो कहती है कि वो ठीक हो जाएगी क्योंकि उसके पास एक हीलिंग पोशन है जो उसे थोड़ा बहुत रिकवर करने में मदद करेगा। उस वक्त ग्रेग थोड़ा अपसेट है क्योंकि उसकी तलवार टूट गई, लेकिन वो जिंदा है तो इतना बुरा भी नहीं है। अब जब उन्होंने सक्सेसफुली वॉल्ट बॉस को हरा दिया है, ग्रुप सोचता है कि बस अब उन्हें मिसिंग हंटर्स को ढूंढना है और टाउन वापस लौटना है। टीनो अपनी तलवार ग्रेग को देती है टेम्परेरी यूज करने के लिए, लेकिन तभी अचानक एक जायंट एरो सीधा टीनो के चेस्ट की तरफ शूट होता है। टीनो उसे बचने में कामयाब होती है, लेकिन बैटल खत्म नहीं हुआ था क्योंकि और 4 बॉसेस नए लोडआउट्स के साथ वहां आ जाते हैं। एक बॉस को हराने में ही इतनी मेहनत लगी थी, तो अब टीनो को समझ नहीं आ रहा था कि चारों का क्या करें। इसलिए वो सजेस्ट करती है कि सब लोग वहां नैरो केव में जाएं ताकि वुल्फ से थोड़ा सेपरेशन हो सके। प्लान सॉलिड था, लेकिन वुल्फ्स ने भी उनका प्लान पकड़ लिया और एक वुल्फ ने आगे बढ़ के केव के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। अब और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, तो ग्रेग और गिलबर्ट एक दूसरे को देखते हैं और ये मुश्किल डिसीजन लेते हैं कि वो दोनों पीछे रहकर वुल्फ्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि रूडो और टीनो भाग सके। दोनों टीम के सबसे तेज लोग हैं, तो उनके बचने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। टीनो अभी भी सोच रही थी कि क्या करे, तो वो सोचती है क्रे ऐसी सिचुएशन में क्या करता। तभी उसे क्रे का दिया हुआ रिंग याद आता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबको बोलती है आज कोई अपनी जान नहीं देगा। फिर कहती है कि वो पहले वुल्फ पर चार्ज करेगी और जब वो करेगी तो सब उसे सपोर्ट करेंगे। ग्रेग और गिलबर्ट इनिशिएटिव लेते हैं और वुल्फ का ध्यान हटाते हैं, जबकि रूडो कुछ कुनाई उसकी आंख पर फेंकती है। जब वुल्फ टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाता है, टीनो अपने शूटिंग रिंग रैलिक को एक्टिवेट करती है। उसकी हेल्प से वो वुल्फ की आंख में लेजर बीम शूट करती है जो उसे तुरंत अंधा कर देती है। ये परफेक्ट चांस था अटैक करने का, तो गिलबर्ट आगे बढ़ता है फिनिशर ग्लो देने के लिए। लेकिन चाहे वुल्फ देख नहीं सकता था, वो फिर भी उसके आने को सेंस कर लेता है और गिलबर्ट को एक वॉल के अगेंस्ट मार देता है। टीनो तुरंत उसके पास जाती है और चेक करती है, तो गिलबर्ट अपोलोजाइज करता है कि उसने खुद को इतना हट कर लिया। लेकिन टीनो उसे कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो मेरे प्लान की थी। अब उनके पास कोई आइडिया नहीं बचा था और लग रहा था कि उनका अंत अब ये वॉल्ट में ही होगा। लेकिन जस्ट बिफोर वुल्फ अटैक कर पाता है, वो अचानक से वॉल के अगेंस्ट जोर से क्रैश होता है। पता चलता है कि क्रे परफेक्ट स्पॉट पर लैंड करता है, लेकिन वो इतना कंफ्यूज्ड होता है कि उसे पता ही नहीं चलता जब एक वुल्फ उस पर अटैक करता है। खुशकिस्मती से क्रे के बहुत सारे रेलिक्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं और उस पर अटैक का कोई असर नहीं होता, वरना वो अटैक उसे मार देता। लेकिन उसने बहुत सारे प्रोटेक्शन रिंग्स पहनी होती हैं, जिससे उसके पास टोटल 17 लाइव्स बची हैं। फिर वो वुल्फ की तरफ पॉइंट करता है और अपने शूटिंग रिंग्स को फुल पावर पे एक्टिवेट करता है, जो एक पावरफुल ब्लास्ट वुल्फ पर छोड़ते हैं और उसे दूर गिरा देते हैं। सब लोग क्रे की पावर से इंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन क्रे तो बस फ्रीक आउट कर गया था और इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली ब्लास्ट के बाद भी वुल्फ फिर से उठ जाता है। क्रे को यह एक्सपेक्टेड था क्योंकि उसे पता है शूटिंग रिंग्स का डैमेज आउटपुट लो है। वो एक बार फिर से सराउंडेड होता है, लेकिन खुश था कि उसके पास इतने सारे प्रोटेक्शन रिंग्स हैं। लेकिन अगर उसे यहां से निकलना है तो उसे फॉरबिडन स्लाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपने नेकलेस से स्लाइम निकालता है, थोड़ा इंस्पेक्ट करता है और फिर उसे वुल्फ्स के ग्रुप में फेंकता है। सबको बोलता है चलो अब भागो। टीनो का पैर पहले से ही थोड़ा इंजर्ड था, इसलिए वो यूजुअल से धीरे भाग रही थी, तो क्रे धीरे भागता है ताकि सबका पीछे से ध्यान रख सके, या कम से कम सब यही सोचते हैं, लेकिन असली में क्रे सबसे धीरे भागता है।
जब वो भाग रहे होते हैं, टीनो को फ्लैशबैक आता है जब उसने क्रे से पहली बार मुलाकात की थी। तब क्रे की पार्टी ने उसे कुछ ठग से बचाया था जो उसे एज अ स्लेव बेच रहे थे। तब से टीनो क्रे की दीवाने हो गई थी और हमेशा उसकी अप्रूवल चाहती थी। इसलिए जब वो सब सेफ स्पॉट तक पहुंचते हैं, टीनो नर्वसली क्रे का रिएक्शन देख रही होती है क्योंकि वो मिशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लेकिन क्रे कुछ बोलता उससे पहले रुडा बोलती है, चाहे तुम बॉसेस को नहीं हरा पाई, लेकिन तुमने लीडर के तौर पे कमाल की। क्रे भी एग्री करता है, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि अब तक सब मर चुके होंगे। टीना बहुत खुश थी जब उसकी तारीफ हुई, लेकिन फिर क्रे को उसके पैर पर लगी चोट दिखती है। क्रे तुरंत अपना एक हीलिंग रैलिक यूज करता है ताकि टीना वापस फुल स्ट्रेंथ में आ जाए। ग्रेग पूछता है, क्रे क्या तुम बॉसेस को हराओगे? लेकिन क्रे कहता है, नहीं, अभी ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। वो सबको कहता है, बस मेरे पीछे चलो। अब क्रे को रेस्क्यू मिशन की भी परवाह नहीं है, बस वो यहां से निकलना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे एग्जिट का पता ही नहीं है, तो अगर वो बस सबको घुमा रहा है शकल में। टीनो और रुडा दोनों चोर हैं, तो ग्रेग चाहता है कि वे कुछ रिकॉन करें या कुछ तो करें, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि क्रे को पता है वे कहां जा रहे हैं, चाहे क्रे को खुद ना पता हो। तभी गिलबर्ट बोलता है, इतना कुछ सीखने के बाद मुझे यकीन है कि ग्रेट क्रे को जरूर पता होगा वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे वो सब बस इधर उधर भटक रहे हैं। गिलबर्ट पूछता है, क्या क्रे हमें एग्जिट तक ले जा रहा है? पर क्रे जवाब देने से पहले टीनो बोलती है, ये रास्ता एग्जिट तक नहीं जाता। उसे दिशा का एक रफ आइडिया है क्योंकि उसने मैप देखा था और उसे पता है कि हम उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन टीनो सोचती है क्रे के पास कोई वजह जरूर होगी ऐसे चलने की। रुडा को भी पूरा विश्वास है क्रे पर, लेकिन वो चाहती है क्रे कम से कम बता दे कि हम जा कहां रहे हैं। पर क्रे चुप ही रहता है। आखिरकार वो लोग एक फोक्ड रास्ते तक पहुंचते हैं। क्रे रैंडमली एक पाथ चुनता है और सब लोग शॉक में हैं। क्रे उन्हें डायरेक्टली इंजर्ड हंटर्स के पास ले आया जिनको रेस्क्यू करने आए थे। ऑफ कोर्स क्रे को अब तक ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा सब लोग इंजर्ड हंटर्स की मदद कर रहे हैं, तो वो अमेज्ड हो गया कि टीनो को कैसे पता चल गया, क्योंकि वो तो कभी नहीं देख पाता। इंजर्ड पार्टी का लीडर डेव है जो टीनो को थैंक यू बोलता है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन टीनो कहती है, थैंक तो क्रे को करना चाहिए, हम यहाँ उसके बिना नहीं पहुंच पाते। क्रे कोशिश करता है समझाने की, मैंने बस अंदाजा लगाया था, मुझे कोई प्रेज नहीं चाहिए, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। सब सोचते हैं कि वो बस मॉडेस्ट बन रहा है। इसके बाद रुडा इंजर्ड हंटर्स को कुछ पोशंस देती है ताकि वो रिकवर कर सके, लेकिन उन्हें अभी काफी एनर्जी की जरूरत है क्योंकि वो दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। तभी क्रे को एक परफेक्ट सॉल्यूशन सूझता है। उसके पास एक मैजिक बैग है जो सिर्फ चॉकलेट स्टोर करता है और उसमें इन्फिनिट चॉकलेट्स हैं। लेकिन ये बैग सिर्फ इस एक सिचुएशन में काम आ सकता है, वरना यूजलेस है। क्रे डेव से कहता है, मैं खुश हूं तुम सब ठीक हो। जब मैंने सुना था कि एक लेवल 5 पार्टी इस डंजन में गायब हो गई थी तो मैं चिंता में था। डेव कहता है, हम बस मुश्किल से बचे हैं। गिलबर्ट को यह बात मुश्किल लगती है क्योंकि वो सोचता है कि वोल्स तो स्ट्रांग थे, पर एक लेवल 5 पार्टी ऐसे मॉन्स्टर से कैसे हार सकती है। पर डेव वोल्स की बात नहीं कर रहा था, वो एक छोटे फैंटम की बात कर रहा था जो बोन्स से कवर था और जिसने उनकी पार्टी को अकेले ही तबाह कर दिया। जो भी वो चीज थी वो एक पूरे ग्रज का एम्बॉडीमेंट थी। उसने पूरी वॉल्ट को कंट्रोल कर लिया था और वो मोस्ट लाइकली सिल्वर मून की कस थी। उस मॉन्स्टर में इतना रिसेंटमेंट था सब मॉन्स्टर्स के लिए जो मर गए थे कि वॉल्ट के अंदर वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। डेव कहता है, हमारी पार्टी टॉप की है स्ट्रेंथ के मामले में, पर हम सब उस बीस्ट के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे। उस मॉन्स्टर को तो मैं ग्रीविंग सोल्स के मेंबर 1000 स्वॉर्ड्स का राइवल मानूंगा। 1000 स्वॉर्ड्स को सबसे स्ट्रांग स्वॉर्ड्समैन माना जाता है कैपिटल में। उसने सारी ऑर्थोडॉक्स स्वॉर्ड टेक्निक्स सीखी हैं और उन टेक्निक्स से और भी नए टेक्निक्स डेवलप किए हैं। वो अकेले वुडन स्वॉर्ड से ही दुश्मनों को धड़ाधड़ मार सकता है। ल्यूक को लाइटली नहीं लिया जा सकता, तो क्रिस सोचता है ये थोड़ा ज्यादा एक्सेजरेशन है कि एक फैंटम उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा फैंटम वाकई में एग्जिस्ट करता तो ल्यूक उसको कब का मार देता। पर जब फैंटम ने एक लेवल 5 पार्टी को इजीली हरा दिया, क्रे को लगता है कि टीनो और उनकी पार्टी उसके अगेंस्ट जीत नहीं पाएगी। इसलिए क्रे सोच रहा होता है, काश मैंने ये जॉब आप पे डाल दी होती, अब मुझे इससे डील नहीं करना पड़ता। डेव आगे बोलता है, वो मॉन्स्टर हमारे साथ बस खेल रहा था, इसलिए हमें तुरंत नहीं मारा, पर अगर हम उसको दोबारा मिले तो इस बार वो बिना किसी डाउट के हमें खत्म कर देगा। रुडा क्रे की तरफ मुड़ती है और उससे पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन क्रे अंदर से पूरा फ्रीक आउट कर रहा है क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए वो बस ब्लैंक स्पेस में घूरता रहता है, फिर एक आइडिया आता है उसके दिमाग में। क्रे रुडा को कहता है, सबसे पहले इंजर्ड लोगों की सेफ्टी जरूरी है, तो हमें वॉल्ट से निकलना चाहिए, ऊपर से, क्योंकि ये मिशन पहले से ही टीनो का था। वो उससे कहता है, अब तुम ही इंचार्ज हो यहां से। टीनो को लगता है कि वो लीडर बनने के लायक नहीं है जब क्रे जैसा ग्रेट लीडर वहां हो, लेकिन क्रे इंसिस्ट करता है कि अब टीनो ही लीड करे क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहता। आखिरकार टीनो एग्री कर लेती है कि वो लीडर का रोल ले लेगी और क्रे की बात से सहमत होती है कि वॉल्ट से निकलना चाहिए।
अब वो सबको एग्जिट तक ले जाने वाली है और वो जल्दी वहां पहुंचेंगे क्योंकि क्रे ने उसका पैर ठीक कर दिया था। पर क्रे उसे याद दिलाता है, याद रहे ग्रुप में इंजर्ड लोग हैं, तो इतनी तेज मत दौड़ो कि वो लोग फॉलो ही ना कर पाए। क्रे ये बात अपने फायदे के लिए बोल रहा था क्योंकि वो टीनो की फुल स्पीड के साथ कभी मैच नहीं कर सकता जब वो इतना आउट ऑफ शेप है। थोड़ी देर वॉल्ट के अंदर चलने के बाद टीनो सबको बताती है कि हम एग्जिट के पास आ रहे हैं। अब तक काफी लकी रहे हैं क्योंकि डेडली फैंटम नहीं मिला, लेकिन अगर वो आ गया, डेव वादा करता है कि वो सबको टाइम बाय करने के लिए शील्ड बनेगा ताकि सब भाग सके। थियो उसे एश्योर करता है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक क्रे हमारे साथ है मैं श्योर हूं सब जिंदा बच के निकलेंगे। पर क्रे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सब बचेंगे। सच तो यह है कि अगर वो मॉन्स्टर सामने आ गया तो क्रे तो सीरियसली सोच रहा है कि बस टीनो को पकड़ के भाग जाए और बाकी सबको छोड़ दे। अभी के लिए क्रे थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहने का सोचता है। उसके पास अभी 5 सेफ्टी रिंग्स हैं, तो कम से कम वो कुछ देर के लिए सर्वाइव कर सकता है अगर फाइट करनी पड़ गई तो। लेकिन उसके पास कोई और यूजफुल रिलिक्स नहीं है। शॉर्ट रिंग्स काम नहीं करते और उसका एकलौता स्वॉर्ड रिलिक्स तो उसने यहां उड़ते हुए ड्रॉप कर दिया था। ऑप्टिमिस्टिक रहना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी सबको एक अजीब सी फीलिंग होती है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है, तो सब बैटल स्टांस में आ जाते हैं। क्रे टीनो के सामने खड़ा हो जाता है ताकि उसे बचा सके। उसके पास कोई अटैक रिलिक्स तो नहीं है, पर अगर जरूरत पड़ गई तो वो अपने बॉडी को एक ह्यूमन मिसाइल बना के उसे विंग सूट के साथ अटैक करेगा। तभी केव का ऑरा शिफ्ट होता है, फैंटम उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सब डर गए हैं क्योंकि उन्हें अभी से लग रहा है कि उनका कोई चांस नहीं उस चीज के सामने। लेकिन टीनो को फैंटम के पीछे एक और भी ज्यादा टेराफाइंग फिगर दिखाई देती है और एक सेंस ऑफ डूम उस पर छा जाती है। टीनो क्रे से घबरा के गुजारिश करती है, प्लीज क्रे कुछ करो। क्रे को लगता है वो सेकंड फिगर कौन है, पर वो कंफ्यूज है, डरा हुआ नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। फिर वो सेकंड फिगर एकदम से फ्लैश स्टेप करके फैंटम को सिर्फ एक किक से हरा देती है। उसके इस फोर्स के डिस्प्ले के बाद क्रे को कोई डाउट नहीं रहता कि ये लिज है। लिज क्रे के पास आके कंफर्म करने के लिए पूछती है, क्रे क्या ठीक था मैंने उस चीज को वॉल में किक किया? क्योंकि उसे पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है। क्रे उसे कहता है, टेंशन मत लो, सब सही है। लिज खुश होती है ये सुन के और फिर कहती है, मैंने तुम्हारा एक स्वॉर्ड रिलिक्स रास्ते में गिरता हुआ देखा, वो ले आए हूं। रूडा और ग्रेग तुरंत समझ जाते हैं कि लिज कौन है, लेकिन डेव को उसके बारे में पता नहीं होता। इस बात पर लिज गुस्सा हो जाती है, हंटर्स जो ग्रीविंग सोल्स के बारे में नहीं जानते। लिज पहले से ही बुरा दिन गुजार रही थी क्योंकि वो सिर्फ क्रे को देखने के लिए घर तक दौड़ के गई थी और फिर उसे पता चला कि क्रे वॉल्ट में चला गया है। पहले तो लिज को लगा क्रे बस ज्यादा सोच रहा है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि टीनो अपना मिशन अकेले हैंडल कर लेगी। लेकिन अब सोचो लिज कितनी डिसअपॉइंटेड हुई जब उसने देखा कि टीनो एक छोटी सी वॉल्ट भी अकेले हैंडल नहीं कर पाई। गिलबर्ट टीनो का साइड लेने की कोशिश करता है और कहता है टीनो ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लिज को सुनना ही नहीं है। वो गिलबर्ट को सीधा वॉल में किक कर देती है और वो मार के इतना गिर जाता है कि लगभग डेथ के करीब होता है। अब जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचा, लिज वापस टीनो को डांटती है, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी तुम इतनी वीक कैसे हो सकती हो? टीनो माफी मांगने लगती है और क्रे से ये सब देखना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लिज टीनो पर काफी टफ हो रही थी। जब तक लिज टीनो पर चिल्लाती रह रही थी तब तक फैंटम अपने किक से रिकवर कर लेता है और ग्रेग और रूडर गिलबर्ट पर हीलिंग पोशंस डाल रहे थे ताकि वो लिज के किक से बच रहे। क्रे नहीं चाहता था कि टीनो को भी एक और किक लगे, तो वो लिज को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, लिज टीनो पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे हंटर्स को बचाने भेजा था और उसने अपना मिशन पूरा किया है। उसे इनकम्पिटेंट कहना गलत होगा। जब लिज ये सुनती है उसका सारा गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। वो क्रे से पूछती है, क्या सच में टीनो ने अच्छा काम किया? क्रे उसे एश्योर करता है, हाँ टीनो ने मुझे इम्प्रेस किया। और जब इम्प्रेसिव लोगों की बात चल रही थी, क्रे लिज को भी कांग्रेचुलेट करता है कि उसने फाइनली अपने अटैक्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। लिज को ये तारीफ सुन के बहुत खुशी होती है, पर वो अभी ये नहीं समझ पाई कि कुछ अटैक्स को वीक करने का क्या फायदा है। लेकिन क्रे के बार बार कहने पर उसने अपने स्ट्राइक्स को रोकना सीख लिया था। क्रे खुश है कि उसने उसकी एडवाइस ली, लेकिन वो अभी भी थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि गिलबर्ट अभी क्रिटिकल कंडीशन में था उसके वार्निंग शॉट की वजह से। टीनो फिर से सबके लिए माफी मांगती है जो उसने किया, लेकिन अब लिज उस बात पर गुस्सा नहीं है। लिज कहती है, टीनो तुम में टैलेंट तो है, लेकिन तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के कमी को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब तक फैंटम एक वुल्फ बॉस के साथ रीग्रुप कर लेता है और ग्रुप पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब सब डर गए, लिज बस एनॉयड हो गई क्योंकि मॉन्स्टर ने मशीन गन निकाल ली जैसे कि वो कुछ कर पाएगा। लिज अपना मास्क उठाती है और जब वुल्फ फायरिंग शुरू करता है, लिज वहां चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि बुलेट्स इतनी स्लो थी कि वो उसके लिए कोई थ्रेट ही नहीं थी। जब तक गन का एमो खत्म होता, लिज वहीं खड़ी रहती है, बिल्कुल सेफ। और उसके हाथ में कुछ बुलेट्स होती हैं और उसने इतना टाइम भी निकाल लिया था कि बाकी बुलेट्स का एक पैटर्न बना दिया था। पहले लिज का गुस्सा चला गया था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि टीनो एक गन वाले मॉन्स्टर से हार रही थी, उसका गुस्सा वापस आ गया।
लिज तो 10 साल की उम्र से ही बुलेट्स डोज कर रही थी, तो उसके लिए ये एक इंसल्ट था कि एक मॉन्स्टर उस पर गन पॉइंट करे और सोचे कि वो काम करेगी। लिज ये सब दिखाने वाली थी कि एक फैंटम को हराना कितना आसान है। लिज एक बैकफ्लिप करती है हवा में और नीचे आते हुए सीधा वुल्फ के बीच से किक मार के उसे 2 हिस्सों में बांट देती है, जिससे वो एक्सप्लोड हो जाता है। ये उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, तो वो समझ नहीं पाई कि टीनो ने पहले ही ये क्यों नहीं किया। जब लिज बात कर रही थी, फैंटम ने अपनी तलवार निकाली और लिज पर चार्ज किया। लेकिन पहले जैसे ही लिज को लगता था ये फैंटम भी टीनो के लिए इजी होना चाहिए था। लिज ने उसके स्वॉर्ड को 2 उंगलियों से पकड़ लिया, फिर एक नी स्ट्राइक मार के उसे हवा में उछाल दिया और उस पे एक के बाद एक पंच लगती रही। इस बीच वो टीनो को सुनती रहती है कि वो इतनी वीक क्यों है। टीनो रो देती है और क्रे को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन लिज के साथ ट्रेनिंग करना ऐसे ही होता है। लिज दुनिया की सबसे फास्ट हंटर है और उसकी इनक्रेडिबल स्पीड ने उसे स्टिफल शैडो का निकनेम दिया। जब सब खत्म हो जाता है, टीनो, ड्रेग, रुडा और गिलबर्ट सब गिल्ड में मिलते हैं। गिलबर्ट सबको बताता है कि वो अपना फ्लेम स्वॉर्ड क्रे को देना चाहता है, क्योंकि उसने सीखा है कि वो उस स्वॉर्ड पर ज्यादा डिपेंड करता था। अब वो अपने बॉडी को 0 से ट्रेन करेगा जब तक वो लिज की तरह बुलेट्स पकड़ने लायक नहीं बन जाता। सबको लगता है कि वो कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो सच में लिज की तरह बनना चाहता है तो टीनो सोचती है कि उसे मास्क के बारे में कुछ बताना चाहिए। सबको लगता है कि क्रे ने ये मास्क जानबूझकर ऑर्डर किए थे ताकि पार्टी के सेंसेस शार्प हो जाएं। लेकिन असल में जब क्रे ने ग्रीविंग सोल्स के लिए 6 साल पहले मास्क ऑर्डर किए थे तो वो आई होल्स काटना भूल गया था। तो पार्टी के सब लोग अंधे बन के फाइट करते हैं। अब जब एक संकट तो टल गया, पर वो सिट्री स्लाइम जो क्रे ने डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया था, ये स्लाइम क्रे की बचपन की दोस्त सिट्री स्मार्ट ने बनाया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी एल्केमिस्ट है। उसके एक एल्बोरेट एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ये स्लाइम क्रिएट हो गया और उसने सोचा क्रे को सेफ रखने के लिए दे देती हूँ। उस वक्त क्रे को इसे अपने पास रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यह बस एक होमलेस स्लाइम का वायल लग रहा था। पर जैसे ही उसने इसे खोलना ट्राई किया, सिट्री ने मना कर दिया और कहा कि अगर यह रिलीज हो गया तो पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जैसा कि तुम जानते हो, क्रे ने इसे रिलीज कर दिया। अब वो सदमे में है और उम्मीद कर रहा है कि वो स्लाइम मैजिकली वापस उसके रूम में आ जाए, पर उसका लक उसके साथ नहीं है। अब वो अपने बेड पर बैठकर इस बारे में लॉजिकली सोच रहा है। जब उसने व्हाइट वुल्फ्स डैन में वायल खोला था तो कुछ भी नहीं था अंदर। जब से सिट्री ने इसे दिया था तब से वो इसे अपने सेफ में लॉक करके रखा था। तो अब बस एक कंक्लूजन बचता है, शायद वो वायल पहले से ही खाली था, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कम से कम वो तो यही सोचता है। उसी बीच व्हाइट वुल्फ डैन में एक इन्वेस्टिगेशन टीम एसोसिएशन ने भेजी है, क्योंकि वहां कुछ अजीब हो रहा है और उन्हें इसके तह तक जाना है। क्रे इतना वरीड था स्लाइम के चक्कर में कि पिछली रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया। जब वो हॉल में चल रहा था तो वो एवा से टकराता है, जो उसे बताती है कि गर चाहता है कि वो व्हाइट वुल्फ डैन में जो हुआ उसका डिटेल रिपोर्ट दे। क्रे को रिपोर्ट देने का बिल्कुल मन नहीं है, तो वो पूछता है क्या टिनो कर सकती है ये, क्योंकि टेक्निकली वो टीम लीडर थी उस मिशन की। एवा ने भी पहले टिनो को ही पूछना था, पर वो अभी लिज के साथ ट्रेनिंग में बिजी है। एवा भी बेवकूफ नहीं है, तो वो वहां पे नहीं गई। एक अलग बात पे क्रे एवा से पूछता है क्या उसने कैपिटल में कोई अजीब नोटिस किया है लेटली, पर उसे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि कैपिटल तो काफी शांत चल रहा है। क्रे कहता है कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि वो एक्चुअली चाहता है कि सब कुछ शांत ही रहे। पर अब क्योंकि क्रे ने यह बात उठाई है, एवा कहती है वो अपने सब रिसोर्सेज लगा देगी किसी भी एनोमली को ढूंढने में। क्रे उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे सिट्री का स्लाइम खो गया है ये पता चले। जब वो ट्रेनिंग हॉल में टिनो को चेक करने जा रहा होता है तो एवा कहती है कि चाहे क्रे कितना भी लेजी लगे, जब भी नेचुरल डिजास्टर, ट्रेजर वॉल्ट एनोमलीज या पॉलिटिक्स की बात हो, वो हमेशा बिना ज्यादा इंफॉर्मेशन के एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करता है। पहले तो एवा को लगा यह एक कोइंसिडेंस है, पर जब वो बार बार सही निकला तो एवा उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगी। अगर वो कुछ कैपिटल में होने का चिंता कर रहा है तो कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। जैसे ही क्रे ट्रेनिंग हॉल में जाता है, वो देखता है वहां कुछ हंटर्स वेट कर रहे हैं। उनका लीडर उससे हेल्प मांगता है, क्योंकि उनमें से कोई भी आज ट्रेन नहीं कर पाया है लिज के ट्रेनिंग के चलते। सेवन कहता है उसको रोकने का कुछ उपाय करो, पर लिज जब अपनी बैटल मोड में होती है तो सबको डर लगता है। क्रे को भी पता है कि सेवन की फीलिंग्स वैलिड हैं, क्योंकि कोई भी लिज से पंगा नहीं लेना चाहता। पर बाकी ग्रीवर्स वापस नहीं आए हैं और अगर वह नहीं रोकता तो लिज सच में टिनो को मार देगी। क्रे को लगता है कि सेवन बस बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, क्योंकि लिज सच में टिनो को नहीं मारेगी। पर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह देखता है टिनो फर्श पे पड़ा है और लिज बस उसका स्कल क्रश करने वाली थी। उस वक्त क्रे ने इंटरप्ट कर दिया। लिज खुश हो जाती है क्रे को देख के, पर वो बोलती है मैं बिजी हूं। लिज को लगता है कि टिनो में पोटेंशियल तो है, पर वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है। ब्रोकन बोन्स के चक्कर में इतना वीक बिहेव करना छोड़ दो। जब लिज बच्ची थी तब वो टिनो से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो अब उसे समझ ही नहीं आता कि टिनो क्यों इतनी कमजोर है। क्रे एग्री करता है कि लिज उस एज में टिनो से ज्यादा स्ट्रांग थी, पर अभी तो टिनो अपनी लिमिट पर है। तो क्रे सजेस्ट करता है कि लिज आज की प्रैक्टिस खत्म कर दे और टिनो को थोड़ा ब्रेक दे। लिज क्रे के बिल्कुल पास आके पूछती है तुम मुझे टिनो को ट्रेन करने से रोक रहे हो क्या?
क्रे कैलमी जवाब देता है कि हाँ, वो यही चाहता है। लिज फाइनली मान जाती है और कहती है कि वो टिनो को अभी के लिए छोड़ देगी। पर जब लिज जाने को तैयार होती है, टिनो अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती क्रे के सामने, तो वो खुद को उठाती है और कहती है कि वो अभी भी कंटिन्यू कर सकती है। इस पॉइंट पे क्रे लिज को रोक नहीं सकता, तो वो बस ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा लॉक करके सेवन और बाकी सबको बोलता है कि आज वो ट्रेनिंग हॉल यूज नहीं कर पाएंगे। सेवन मान जाता है कि कुछ नहीं हो सकता, पर उन्हें लगता है कि अगर टिनो स्ट्रांग हो गई तो वो सबके लिए अच्छा ही होगा। क्रे का काम अब यहाँ खत्म हो गया था, तो वो निकलने ही वाला था, पर सेवन उसे रोकता है और मेंशन करता है कि नॉर्डर्न रूट पे फैंटम्स का कब्जा हो गया है। नाइट्स ऑर्डर का एक टीम वहां भेजा गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर वो टीम उसमें क्रश हो गई। क्रे को याद आता है कि उसने कुछ ट्रेवलर्स के बारे में सुना था जो व्हाइट वुल्फ डैन के पास फैंटम्स का शिकार हुए थे, पर अब उसे लगता है कुछ तो डेफिनेटली ऑफ है। शायद इसीलिए गर उसे मिलना चाहता है, पर वो काम करने का मूड में नहीं है और सोचता है कि काश आक यहाँ होता तो वो सब हैंडल कर लेता। आक स्मार्ट है, स्ट्रांग है और लोग उसे ट्रस्ट भी करते हैं, एक लीडर और फाइटर दोनों की तरह। तो क्रे को पूरा यकीन है कि वो सब फिक्स कर लेगा जब वापस आएगा। तब तक क्रे बस टाइम पास करने का प्लान बना रहा है ताकि उसे ये केस असाइन ना हो। सेवन क्रे के कैल्म एक्सप्रेशन को देखता है और सोचता है कि क्रे ऑलरेडी सॉल्यूशन प्लान कर रहा है, पर असल में क्रे बस ये प्लान कर रहा है कि सेवन को गर के पास भेज दे और होप करता है कि गर उसे ही मिशन असाइन कर दे। क्रे कैजुअली सजेस्ट करता है कि सेवन गर के ऑफिस जाए और एक मिशन ले ले, क्योंकि आज ट्रेनिंग तो पॉसिबल नहीं है। और वह ये भी कहता है कि वह गर को ये बताए कि क्रे इतना बिजी है कि मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। ये कह के क्रे निकल जाता है, पर सेवन को अभी समझ नहीं आता कि क्रे क्या सोच रहा है। उसका जूनियर सोचता है कि क्रे बस एक ऐसा लीडर है जो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाता है और खुद पीछे रहता है। सेवन कहता है कि वह हमेशा से ऐसे ही है, पर इंपॉर्टेंट यह है कि वह हमेशा पीछे रह के क्लैन को स्मूथली चलाता है। वह अपने जूनियर को एडवाइस करता है कि क्रे को अंडरएस्टिमेट मत करना, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो वो एक मॉन्स्टर बन सकता है। गर के ऑफिस में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि व्हाइट वुल्फ डैन के पास की ली लाइंस की सिचुएशन वैसे ही है, पर इसका आंसर नहीं मिल रहा है कि ये सब इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं। वो क्रे से इस बारे में बात करना चाहता है, पर उसका असिस्टेंट कहती है कि अपेरेंटली क्रे इतना बिजी है कि वो गर से मिल नहीं सकता। गर डिसाइड करता है कि वो क्रे से पर्सनली मिलने जाएगा ताकि वो टॉपिक अवॉइड ना कर सके। गर सोचता है कि क्रे को कुछ तो जरूर पता है, क्योंकि वो कभी विलिंगली वॉर्ड्स में नहीं जाता, पर रिसेंटली उसने कहा कि वो वॉर्ड चेक करने जा रहा है वहां के सिचुएशन के बारे में। तो कुछ बड़ा हो रहा है। क्रे को अब तक कुछ पता नहीं है, पर सच में वॉल्ट में कुछ बड़ा चल रहा है। आकाशिक टॉवर यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा है, पर एसोसिएशन के सस्पिशंस के चलते वो परेशान है कि उनका ऑपरेशन किसी भी दिन डिस्कवर हो सकता है। उन्होंने जो डिवाइस बनाई है वो ली लाइंस में बहुत सारी एनर्जी को ट्रैप करती है और उसे यहाँ स्टोर करती है, वॉल्ट में मॉडिफिकेशंस क्रिएट करती है। अगर ग्रैंड विजार्ड का थ्योरी सही है तो इससे वो खुद के ट्रेजर वॉल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। रिसर्च अभी इनकम्प्लीट है, तो वो अपने लैब को एसोसिएशन के हाथ नहीं लगने दे सकता। उसके फॉलोअर्स पूछते हैं कि सोफी ब्लैक यहाँ क्यों नहीं है, जबकि वो यहाँ के डिफेंसेस हैंडल करती है। ग्रैंड विजार्ड कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने ही उसे वैकेशन पर भेजा था, पर उसने अब सोफी को वापस आने का मैसेज भेज दिया है, तो वो जल्द वापस आ जाएगी। उसे पूरा यकीन है कि जैसे ही वो पहुंचेगी एसोसिएशन के स्नूपिंग का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक ग्रैंड विजार्ड कहता है कि सबको जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं वो करनी पड़ेगी। क्रे को एक नाइटमेयर आता है एक डेंजरस कैटेस्ट्रोफी के बारे में जो सिट्री स्लाइम से हुई थी। जैसे ही वो उठता है वह पैनिक करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तक उसे नहीं पता कि वो स्लाइम कितनी डेंजरस है। उसका ये पैनिक लिज को भी उठा देता है और क्रे थोड़ा कंफ्यूज है कि वह यहाँ क्या कर रही है, पर फिर उसे याद आता है ये हमेशा उसके बेड में छुप के आ जाती है, तो यह उसके कैरेक्टर से अलग नहीं है। दोनों अब जाग ही गए हैं, तो लिज पूछती है कि क्रे आज बिजी है क्या, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों साथ में डेट पर जाए। पर क्रे सोचता है कि लिज का प्लान तो टिनो को ट्रेन करने का था आज। लिज कहती है कि वो टिनो को थोड़ा ब्रेक दे रही है ताकि वह अपनी इंजरी से हील कर सके। अब जब दोनों के पास कुछ खास काम नहीं है तो क्रे को लगता है कि वह लिज के साथ डेट पर जा सकता है और शायद उसके नाइटमेयर से भी मन हट जाएगा। इसी बीच गर आता है क्रे को ढूंढने और रिसेप्शनिस्ट सरप्राइज होती है कि वह इतना दूर पर्सनली क्रे से मिलने आया है। गर को अन्ना ही पड़ा, वरना क्रे उसे मिलता ही नहीं। तभी क्रे और लिज नीचे आ जाते हैं और लिज गर को देख के गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह अपने डेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। गर पॉलिटली पूछता है कि नाइट पैलेस वॉल्ट में क्या चल रहा है जिसका वह रिपोर्ट देने वाला था, पर लिज उसके सवाल को इग्नोर करती है और उसे इंसल्ट करती है कि वो हमेशा क्रे पर डिपेंड क्यों करता है। गर का पेशेंस अब टूटने लगता है और जब लिज उस पे किक मारने का ट्राई करती है तो वो भी अपनी स्लीव्स ऊपर करके उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इस सब के बीच क्रे वहां से निकलना चाहता है, तो वह गर के असिस्टेंट से पूछता है कि क्या वो उसके साथ ऊपर चलेगी। बातचीत के दौरान वो उसे अपने रिकॉग्निसेंस के रिजल्ट्स बताती है और क्रे सोचता है कि यह अच्छा है कि ली लाइंस नॉर्मल हैं, पर उसके दिमाग में दूसरा प्रॉब्लम चल रहा है। काना कंफ्यूज होती है और पूछती है कि क्रे किस प्रॉब्लम की बात कर रहा है, पर क्रे उसे नहीं बताना चाहता कि उसने एक स्लाइम रिलीज किया है जो देश को खत्म कर सकता है, तो वो कहता है कि डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल हैं। क्रे बोलता है कि वो और इन्वेस्टिगेट करना चाहता है पर आज बिजी है,
तो वो सजेस्ट करता है कि गर को भेज दे, क्योंकि क्रे तो किसी मिशन को खुद हैंडल नहीं कर पाता। इसी बीच गर और लिज नीचे अभी भी लड़ाई में लगे हैं। गर ज्यादा स्ट्रांग है, पर लिज उसे काफी फास्ट है, तो वो एक भी सक्सेसफुल हिट उस पर नहीं कर पाता। लिज गर को टॉन्ट करती है कि उसने अपने आप को डेस्क ड्यूटी के चक्कर में कितना आउट ऑफ शेप होने दिया है। ये सुनके गर और भी गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लिज पे अटैक करने को तैयार हो जाता है। गर पहले एक फर्स्ट क्लास लेवल 7 हंटर था, पहले के वो रिटायर हो गया और उसकी स्ट्रेंथ अभी उस टाइटल के लायक है। पर क्रे दोनों को रोकता है और कहता है कि वो फाइटिंग बंद करें वरना ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। गर अभी गुस्से में है, पर लिज तुरंत क्रे के पास चली जाती है और अपनी फाइट भूल जाती है। क्रे और लिज अपनी डेट पर निकलते हैं और वॉक करते हुए लिज कमेंट करती है कि गर कुछ सालों में काफी कमजोर हो गया है। क्रे को लगता है कि यह कहना अनफेयर है, क्योंकि लिज एक्टिव ड्यूटी पर रहती है और ट्रेनिंग करती रहती है, जबकि गर को पेपरवर्क हैंडल करना पड़ता है। पर फिर भी लिज कहती है कि गर अब के हालात में नाइट पैरेड वॉल्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो क्रे उससे पूछता है कि क्या वॉल्ट के मॉन्स्टर्स सच में इतने स्ट्रांग हैं? बाकी ग्रीवर्स अब भी नाइट पैरेड वॉल्ट में हैं, पर क्रे को उम्मीद है कि वो जल्दी लौटेंगे, क्योंकि उसे स्लाइम सिचुएशन हैंडल करने में उनकी मदद चाहिए। तभी लिज क्रे को अपना बैग देती है और एक आदमी को रोड के बीच में पकड़ने के लिए भाग जाती है। क्रे उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो लिज कहती है कि वह आदमी उन्हें काफी सस्पिशियसली देख रहा था। क्रे को लगता है कि यह कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो वो उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है। वो आदमी से पूछता है कि वो ठीक है क्या, पर वो बस भाग जाता है और क्रे को समझ नहीं आता कि क्यों। लिज कंफ्यूज होती है और पूछती है कि क्रे ने उस आदमी को, जो ऑब्वियसली गुंडा लगता है, एस्केप क्यों करने दिया। पर फिर उसे लगता है कि क्रे के पास कोई प्लान होगा और वो जानबूझ के उसे जाने दिया होगा। वो बिना पूछे पहले एक्शन लेने के लिए माफी मांगती है। दूसरी तरफ वो आदमी एक खाली शॉप में पहुंचता है। असल में वह एक आकाशिक टॉवर का एजेंट है, पर उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे पकड़ा गया, क्योंकि वह उन्हें सेफ डिस्टेंस से फॉलो कर रहा था। और अब उसे लगता है कि क्रे को उनके ऑपरेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए क्रे ने उसे पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया। ये था एपिसोड 5 का एंड। अगला पार्ट मिस